हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। चलो ठीक है। चैप्टर नंबर 15 इकोलॉजी का थर्ड चैप्टर है, दैट इज द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैं पहले भी बायोडाइवर्सिटी डिफाइन कर चुका हूँ। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन। ठीक है, जो भी अपने चारों तरफ आपको विभिन्नताएं नजर आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन नजर आता है आपको अपने चारों तरफ, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब चूंकि बायोडाइवर्सिटी चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, क्योंकि हम लोगों ने खूब जी भर के नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हाँ लीजिए ये ना, आपका ये मेरे हैं। हाँ नहीं नहीं मेरा ही है। अच्छा तो सर आप अपने मार्कर, मैं अपने मार्कर छोड़ता ही नहीं सर, लेके चलता हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे होती है दिक्कत। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, जी भर के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अब चैप्टर बना दिया कि भैया कंजर्व करो। ठीक है, पढ़ा दिया जा रहा, थ्योरी में खूब बातें हो रही है, कंजर्वेशन की बात कोई एक्चुअल में बहुत कम हो रही है। ठीक है, वो चाहे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात हो, चाहे आपके क्लाइमेट, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी तो क्लाइमेट अपने आप ठीक हो जाएगा, मतलब कि फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेम। तो एक चीज को रोकोगे तो दूसरे की फैक्टर्स आर सेम। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इधर क्लाइमेट आर biodiversity, or you can say that these all are the part of nature। सारे किसके पार्ट है? नेचर के पार्ट। क्लाइमेट भी नेचर का पार्ट है, और आपका किसका जो है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द नेचर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है? द डाइवर्सिटी प्रेजेंट एमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। ठीक है, इज बायोडाइवर्सिटी। एंड हमको इस बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है? कंजर्व करना है, बचा के रखना है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में पढ़ना। पहला पार्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी पे फोकस रहेगा, और सेकेंड पार्ट हमारा कंजर्वेशन पे फोकस रहेगा। ठीक है, दो पार्ट में इस चैप्टर को स्टडी करना, और ये भी याद रखना कि एट 2 PM द चैप्टर विल बी ओवर, बिना कोई सोचे समझे। तो बच्चे देखो, आप फर्स्ट पैराग्राफ पे जाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लाइन लिखा हुआ है कि अगर आपकी अर्थ को बाहर से कोई एलियन देखता होगा, क्योंकि तुम तो इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे ना, पर एलियन देखता होगा तो उसको लगता होगा कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच। ठीक है, डिफरेंट टाइप। तो यही बोल रहा है, इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बैफल हिम वुड मोस्ट प्रोबब्ली द enormous diversity in the life that he would encounter। जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में उसके दिमाग में फर्स्ट थिंग आएगी। ठीक है, इवन फॉर द ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमन बीइंग ही अगर हम देखें, द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद व्हिच दिस एयर दिस प्लैनेट नेवर ceases टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट। ठीक है, क्योंकि हम अभी, हमारा क्या है, स्टूडेंट लेवल पे आप हो तो आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, जो पढ़ रहा है उससे पूछो तो वो उसको समझ में आएगा कि कितने टाइप के आपको, अगर आप जो है ना बाहर निकल जाओ, सिर्फ बड़े बड़े प्लांट्स के बारे में बात करने लगो, तुमको ढेर सारी वैरायटी नजर आएगी। उस प्लांट्स के अंदर अगर फ्लावर्स को देखना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो ढेर टाइप के फ्लावर्स आपको नजर आएंगे। आपको समझ में आएंगे कि डिफरेंट चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो डाइवर्सिटी का पार्ट है। ठीक है, तो यही चीज का, इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद व्हिच दिस प्लैनेट नेवर कम्स टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस। ठीक है, द कॉमन मैन would find it hard to believe that there are more than, अब ये डेटा है, इसको याद कर लेना बच्चे। इसमें 4 डेटा दिए हुए हैं, एक एंट का दिया हुआ है, एक फिश का डेटा दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है? बीटल्स का डेटा दिया हुआ है, और ऑर्किड। ये याद करने वाली चीजें हैं, ऑर्किड। ठीक है, एंट, फिश, बीटल्स एंड ऑर्किड, जिसमें से बच्चे एंट और ऑर्किड्स, इसको उठा के यहाँ रखो, ऑर्किड। ठीक है, ये दोनों, इनकी कितनी स्पीसीज है? 20,000 स्पीसीज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बीटल्स की स्पीसीज चूंकि इंसेक्ट से बिलोंग करता है तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 3 लाख।
स्पीसीज, ध्यान में रखना। और फिशेस कितनी है? 28,000 स्पीसीज। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद करना है। आगे बढ़ो। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मेन क्वेश्चन यही है कि जब आप बाहर से देख रहे हो कि किसी प्लेनेट के अंदर इतने डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, या आप अंदर ही हो, आप ह्यूमन हो, आप ह्यूमन होके ऑब्जर्व कर रहे हो सारी चीजों को, तो आपको एक चीज समझ में, मतलब समझ में आएगा कि आखिर इतनी वैरायटी की जरूरत क्या है। ठीक है, होना तो यही चाहिए ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे। व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों है। ठीक है, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, क्या इस तरह की डाइवर्सिटी पूरे अर्थ की हिस्ट्री में ऑब्जर्व हुई। पहला क्वेश्चन कि क्यों है इतनी सारी। दूसरी क्या है कि ये जो डाइवर्सिटी है, क्या अर्थ जब बनी या अर्थ में जब फर्स्ट लाइफ आई तो क्या तभी से डाइवर्सिटी प्रेजेंट। ठीक है, डिड सच एंड हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट। पहला क्वेश्चन का आंसर है व्हाई आर देयर आर सो मेनी स्पीसीज, इसको मैं बाद में आंसर करूँ। सेकंड है डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, नहीं, ये धीरे धीरे करके डेवलप हुई। अगर साइंटिफिक चीजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल को ध्यान में रख रहे हो, तो ये पहले तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आया, एक आया, फिर इस तरह से डेवलप हुई। तो इतनी वैरायटी, इतनी डाइवर्सिटी पहले से प्रेजेंट नहीं थी, ये धीरे धीरे करके स्टैब्लिश हुई। ठीक है, सेकंड चीज, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन कम, एवोल्यूशन। आंसर क्या है, एवोल्यूशन की वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। ठीक है, जो एनवायरमेंट था, एनवायरमेंट क्योंकि कंस्टेंटली चेंज हो रहा था, तो उस कंस्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट में जो डिफरेंट स्पीसीज थे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे, उनको सर्वाइव करना था, तो इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन हुआ। जो ऑर्गेनिज्म जितना बेटर, अगर नेचुरल जो जो डार्विन का प्रिंसिपल है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसकी बात समझो, तो क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म जितना बेटर अडॉप्ट करेगा, जितना उसका फिटनेस लेवल अधिक होगा, वो उतना उसको जो डोमिनेंस उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, ये ड्यूरिंग एवोल्यूशन हुआ है, लॉन्ग टर्म में हुआ। हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर। फिर से पहला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या है, सेम, कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों, टू प्रोटेक्ट द या टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इकोसिस्टम। इफ यू कैन कंसीडर इकोसिस्टम एज अर्थ, अर्थ या ग्लोबल इकोसिस्टम, अर्थ को अगर एक इकोसिस्टम की तरह करो, तो आप ये बोल सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, जो इतनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, ये क्या कर रही है, बैलेंस बना रही है, बैलेंस मेंटेन करने का काम कर रही है। ठीक है, वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस। सेकंड कह रहा है कि अगर डाइवर्सिटी कम होती तो ये क्या डिफरेंटली फंक्शन करती, जाहिर सी बात है हाँ। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट्स फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ डाइवर्सिटी, ये लास्ट में सबसे आपको इसका आंसर मिलेगा कि बेनिफिट ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये लास्ट में आंसर मिलेगा जब सबसे लास्ट पार्ट में। अगर थोड़ा सा बता दूं तो आप देख लो, आप अपने आप को सेपरेट कर लो, और आपको जो बाकी की चीजें मिल रही हैं वो कहाँ से मिल रही है। आपका पूरा का पूरा फूड किस पे डिपेंडेंट है, अदर्स, तो चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, बहुत सारे रिसोर्सेज तुम उनसे ले रहे हैं। तो वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट चीजें तुमको मिल रही हैं। ठीक है, इवन तुम्हारा पेट्रोलियम वगैरह वो भी किसका प्रोडक्ट, वो भी प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, फॉसिल प्रोडक्ट है बेसिकली, प्लांट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये है। हाउ नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट, इन और बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी। इमेंस डाइवर्सिटी का मतलब बच्चे हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहा है immense diversity exists not only at a species level but all levels of biological organisms ranging from macromolecules within the cells to bio। ठीक है, मतलब जब आप हायरार्की में बात करते हो, बायोलॉजिकल हायरार्की, तो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है बायोलॉजिकल हायरार्की आपकी, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, और कहाँ तक चलेगी आपका बेटा, बायोस्फीयर तक। ठीक है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमॉलिक्यूल से सेल्स, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म, सॉरी टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये, अच्छा ध्यान देना कि ये जहाँ तक मैं आपको बायोस्फीयर तक ले जा रहा हूँ, ये सब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल से बायोस्फीयर तक।
पर अगर आपसे बोले इकोलॉजिकल हायरार्की, तो इकोलॉजिकल हायरार्की आप कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, यही है ना? ठीक है, तो बोल रहा है कि जो बायोडायवर्सिटी प्रेजेंट है तुमको पूरे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, माइक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोस्फीयर तक। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना कि एक बड़े अंडरलाइन करो, एडवर्ड विल्सन एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने टर्म बायोडायवर्सिटी दिया। ठीक है, द टर्म बायोडायवर्सिटी वाज गिवन बाय, या यू कैन से दैट दे पॉपुलराइज्ड द टर्म। ठीक है, बायोडायवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बायोडायवर्सिटी के बारे में बात की। तो इस वर्ड को आप ध्यान में रखना, मतलब इन साइंटिस्ट का, कि ये सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोस्फीयर तक, यहाँ पे जो भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, यहाँ जो भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसकी बात की किसने बात की बच्चे? एडवर्ड विल्सन। तो इन्होंने एक्चुअली डाइवर्सिटी लेवल पे बच्चे 3 डाइवर्सिटी पे फोकस किया, एक जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीशीज डाइवर्सिटी, तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब ध्यान में रखो, इनको पॉइंट आउट करना, मतलब जो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, दूसरी है आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी, और तीसरी है आपकी इकोलॉजिकल, है ना? हाँ, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है, फोकस करो, इतना इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, इतना डिटेल एनसीईआरटी पे नहीं लिखा हुआ है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट जीन लेवल। जीन लेवल पे जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? ठीक है, डाइवर्सिटी एट जीन लेवल among the member of same species, among the member of, बात समझ में आया? अब यहां से क्वेश्चन बड़ा इजी, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बनेगा कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एक ही स्पीशीज में प्रेजेंट है, एक ही स्पीशीज के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ? among the member of same species, एक ही स्पीशीज। ठीक है, तो जो एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे, उसको तुम क्या बोलते हो? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है उन्होंने, बोला कि एक प्लांट है जिसको बोलते हैं रॉल्फिया, WRAUW, ठीक है, ये रॉल्फिया, ठीक है, वोमी, ये प्लांट है, स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक है, ये प्लांट है। इस प्लांट में बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंट केमिकल्स, जिसमें से एक है बच्चे क्या? रिजरपाइन। ध्यान रखना, ये पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिजरपाइन किससे निकलता है। ठीक है, रिजरपाइन। तो रिजरपाइन अब डिफरेंट, इसकी ये एक ही स्पीशीज है, वोमिटोरियन, क्या नाम है इसका एक्जेक्टली? वोमिटोरिया, वोमिटोरिया, ये वोमिटोरिया। ठीक है, ये एक ही स्पीशीज है वोमिटोरिया। इसकी जो डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं या डिफरेंट वैरायटी, इसकी जो डिफरेंट वैरायटी, उन वैरायटी में आपको जो रिजरपाइन मिलता, सब में रिजरपाइन, पर इस रिजरपाइन की जो पोटेंसी है और इसकी जो कंसंट्रेशन, मतलब हो सकता है कि पोटेंसी लेवल पे डिफरेंस हो, पोटेंसी का मतलब कितना अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका फंक्शन, एक्टिविटी उसकी, और पोटेंसी पे हो या कंसंट्रेशन। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्लांट हो, जैसे यही रॉल्फिया वोमिटोरिया का कोई एक प्लांट हो जो 1 माइक्रोग्राम, सब में एग्जांपल बता रहा हूँ, कि एक हो सकता है कि सपोज 2 माइक्रोग्राम निकल रहा है, और दूसरा हो सकता है कि 3 माइक्रोग्राम निकल रहा है या 4 माइक्रोग्राम निकल रहा है। ठीक है, तो पोटेंसी लेवल पे और कंसंट्रेशन लेवल पे क्या है? वेरिएशन। तो ये वेरिएशन आपको किस लेवल पे दिख रहा है? ये स्पीशीज के अंदर दिख रहा है, ना कि स्पीशीज के। ठीक है, एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज से कंपैरिजन नहीं है, एक ही स्पीशीज के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में। तो इस तरह की जो डाइवर्सिटी है दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है सिंगल स्पीशीज, देखो लिखा भी है, सिंगल स्पीशीज माइट शो
हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ठीक है, अच्छा ये प्लांट जो है आपको, ये हिमालयन रीजन में प्लांट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे मिलता है बच्चे, हिमालयन रीजन। ठीक है, तो हिमालयन रीजन कोई छोटी जगह थोड़ी है, बहुत बड़ी जगह है। तो इसके अगर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, डिफरेंट प्लेसेस पे इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां से अगर प्लांट पिक करोगे तो रिजर्व पॉइंट का कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इस तरह की, ये तो एक एग्जांपल दिया, इस तरह का जो डाइवर्सिटी होगा सिंगल स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, दैट विल बी नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो द जेनेटिक वेरिएशन शोज बाय मेडिसिनल प्लांट ट्रॉल्फिया वोमिटोरिया growing in different Himalayan region might be in terms of potency and concentration of the active chemical, ठीक है, that the plant produced. India has, अच्छा एक चीज हो गई, अब दूसरा कह रहा है, दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि जो राइस है हमारा, तो राइस बहुत पहले का वो है। ठीक है, तो राइस की इंडिया में कितनी वैरायटी मिलती है ये भी याद रखना। ठीक है, 50,000 क्या है बच्चे, ये वैरायटी, स्पीसीज मत बोल देना, स्पीसीज नहीं है, वैरायटी है। ठीक है, आपको कितनी स्ट्रेन एनसीईआरटी में शायद स्ट्रेन लिखा हुआ है क्या? हाँ, पर वो ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। ठीक, वैरायटी सेम चीज बच्चे। ठीक है, तो इतनी इतनी जो है आपको मिलती है। और मैंगो की कितनी है, 1000। आप कहीं पे साउथ में जाओगे तो डिफरेंट चीज दिखेगी, नॉर्थ में जाओगे तो डिफरेंट दिखेगा। जैसे आप देखो, आप अपना वेस्ट बंगाल का देख लो, वहाँ पे आम की वैरायटी अलग है, बिहार की अलग है, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो वहाँ पे अलग है। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट टाइप। इवन छोड़ दो, तुम जो ये तो आप अभी जो खाने लगे हो ये तो बेचारे हाइब्रिड वैरायटी। ठीक है, ठीक है, आप देसी वाले वो देखो जो ऐसे ही उगाते हैं, उनमें कितना ज्यादा वेरिएशन है। आपके 2 प्लांट आसपास होंगे बट वहां पे कितना ज्यादा वेरिएशन होता है टेस्ट में उनके पल्प में कितना वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप की जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है, कंफ्यूज होने वाली बात कहाँ पे आती है बच्चे, कि स्पीसीज डाइवर्सिटी ये वर्क करती है स्पीसीज लेवल, तो इस पे मत करना। ये किस पे काम कर रही है बच्चे, जीन लेवल। ये किस पे काम कर रही है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल। तो यहाँ पे लिखा है कि द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट, ये एग्जांपल अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि ये क्वेश्चन पूछेगा ट्रू एंड फॉल्स कि वेस्टर्न घाट, अब पूछा जा चुका है, पूछेगा क्या, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न। ठीक है, जो एम्फीबियन स्पीसीज की डाइवर्सिटी है एट वेस्टर्न घाट दैट इज मोर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, हॉट स्पॉट है डाइवर्सिटी, है कि नहीं? कौन कौन सा रीजन आता है वेस्टर्न घाट, जो सुंदरबन वाला रीजन, ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, तो सुंदरबन में बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी, आपको बता रहा है कि एम्फीबियन का एग्जांपल ले लिया, तो बोला है कि एम्फीबिया की जो वेस्टर्न घाट में डाइवर्सिटी है दैट इज मोर देन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीसीज लेवल, यहाँ पे मतलब कि जैसे मैं बोलूं कि ये जैसे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया है बच्चे, ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, इन जियोग्राफिकल एरिया में मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। तो मैं सपोज कर लो यहाँ पे बोलूं कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज है, 3 स्पीसीज, इसमें कितनी है 4 स्पीसीज है, इसमें कितनी है 5 स्पीसीज, 5 स्पीसीज। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये बेसिकली क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। एक और चीज हो सकती है कि यहाँ पे जो स्पीसीज है, सपोज कर लो ए बी सी 3 स्पीसीज, ए का 3 मेंबर है, बी का 3 मेंबर है, सी का 3 मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी सी है, पर यहाँ पे ए का 1 है, बी का 6 है और सी का 2 है। ठीक है, सी का 2 नंबर देखो सेम है, बट यहाँ पे इवननेस बहुत है, समानता, मतलब सारी जो स्पीसीज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएशन बहुत है, एक स्पीसीज बहुत डोमिनेट कर रही है बाकी। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं, अगर आप हेट्रोजेनिटी की बात करोगे, स्पीसीज डाइवर्सिटी, दोनों में से स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करोगे तो किसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है? ठीक है, तीसरा आप ले लो, यहाँ पे हमने बिल्कुल लिख दिया, यहाँ पे सी डी ई। ठीक है, आप नंबर 2 कर दो, नंबर 3 कर दो, नंबर 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्सोनॉमिक ग्रुप ही चेंज हो गए, यहाँ पे टेक्सोनॉमिक ग्रुप ही चेंज है, यहाँ तो टेक्सोनॉमिक ग्रुप सेम था।
अब देखो कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं और ना ही लिखने की जरूरत है, मैं समझा रहा हूँ। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ये दो लेवल पे काम करती है। एक स्पीसीज रिचनेस पे काम करती है और दूसरा स्पीसीज इवननेस पे काम करती है। इवननेस का मतलब होता है समानता, ठीक है, और रिचनेस का मतलब है कितनी टाइप की स्पीसीज वहां पे प्रेजेंट है। अब स्पीसीज रिचनेस में दो चीजें आ जाती हैं कि सेम टाइप की स्पीसीज है, ठीक है, सेम टाइप या डिफरेंट स्पीसीज। सेम स्पीसीज की बात हो रही है, सेम स्पीसीज है या डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस। और स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये है तीन तीन, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इवन है और इसमें कम, ये स्पीसीज इवननेस है, ठीक है। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है दो लेवल पे काम करती है, स्पीसीज रिचनेस पे काम करती है, स्पीसीज मतलब डिपेंड करती है, और स्पीसीज इवननेस पे डिपेंड करती है, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस भी सेम स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज, मतलब कि एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डिफरेंट स्पीसीज होंगी तो स्पीसीज रिचनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर तुम इन दोनों की बात करोगे तो यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या है, एक ही टाइप के, तो मतलब तीन ही टाइप के स्पीसीज हैं सेम टाइप की, सेम टाइप का ही तो स्पीसीज कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे अलग। तो स्पीसीज रिचनेस कहाँ पे हाई है, रिचनेस सबसे अधिक यहाँ होगी स्पीसीज। आपको ज्यादा जो है इस मतलब जब कंपेयर कराओगे तो इनमें तो स्पीसीज रिचनेस सेम है ना, ठीक है। और ये इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, स्पीसीज रिचनेस मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज कितनी है। यहाँ पे तो कहोगे तो तीन ही टाइप की स्पीसीज है, पर जब तुम कंपेयर कराने जाओगे तो कंपेयर में तो सेम है ना, ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है, तो यहाँ पे ज्यादा रिचनेस जो है क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ इसीलिए तो मैंने लिखा था कि स्पीसीज रिचनेस डिपेंड ऑन कि सेम टाइप की स्पीसीज है या डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, ठीक है। तो अगर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होंगी तो दैट विल इंक्रीज द, नहीं लिखना है ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए मैंने बोला था, ठीक है, समझाने का, नहीं तो करना हो तो घर पे बैठ के कर लेना, रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल जाएगी दो तीन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की स्पीसीज, बात समझ में आ रहा है। ये स्पीसीज डाइवर्सिटी में दो जो फैक्टर कंट्रीब्यूट कर, तो तुमको ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। सिंपल सी बात है, एग्जांपल याद रखना इस चीज पे, और ये याद रखना आप क्या याद रखोगे कि जो डाइवर्सिटी है जो है वो किस वर्ग किस पे काम करती है, स्पीसीज लेवल पे। पहली वाली किस पे काम करती है, जीन लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, ठीक है। मतलब वो एक एक स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके बीच पे ऑपरेट होगी, यहाँ पे जो डिफरेंट स्पीसीज के जो मेंबर्स हैं उन पे ऑपरेट होगी स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जांपल याद रखना मेन चीज है। तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये बच्चे ये भी याद रखना कि ये किस पे काम करती है, इकोसिस्टम लेवल पे, ठीक है। एग्जांपल दिया है इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डिजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स। अब डिफरेंट टाइप के आपको क्या दिए हैं बच्चे, इकोसिस्टम, ये जो नीचे लिखे हैं क्या है, इकोसिस्टम्स, ठीक है। कि जो इंडिया के डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट इकोसिस्टम, वो जो नॉर्वे की जो इकोसिस्टम उससे ज्यादा डाइवर्सिटी रख रहा है। वैसे भी अभी आगे मैं तुमको बताऊंगा कि जो यूरोपियन कंट्री है वहां पे टेम्परेचर क्या है, या आप इस तरह से बोलो कि ये तुम्हारा जो है अर्थ है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो या नीचे की तरफ बढ़ते हो तो डाइवर्सिटी कम होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। आपका इंडिया आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। आपका जो नॉर्वे है वो आता है टेम्परेट कंट्री में, बिल्कुल पोल की तरफ, तो जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल आप याद रखना, उससे और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसके बाद है तो इकोसिस्टम जो डिफरेंट, और अच्छा इकोसिस्टम में भी अगर आप चूंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं है, इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी के कई टाइप की होती है, मतलब इकोलॉजिकल के लेवल पे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इस तरह से, बट ये है नहीं तुम्हारे पार्ट में, ठीक है। इट हैज टेकन मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर ऑफ एवोल्यूशन टू अक्युमुलेट दिस रिचर डाइवर्सिटी, मतलब कि जो अर्थ में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट डे में देख रहे हो इसको बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे। ऐसा नहीं कि डे वन से इस तरह की प्रेजेंट, जैसा कि हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है ना। अगर आप साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को मान रहे हो तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये धीरे धीरे करके बिल्डअप हुई,
एवोल्यूशन में धीरे धीरे करके आज प्रेजेंट डे जो डाइवर्सिटी देख रहे हो वो कभी एक स्पीसीज, कभी एक ऑर्गेनिज्म, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होते वेरिएशन आता चला गया और वो उस तरह से डेवलप हो गए। ठीक है, तो वो चीज है कि इट हैज टेकन मिलियन ऑफ इयर्स एवोल्यूशन टू अक्युमुलेट द रिच डाइवर्सिटी इन नेचर बट वी कुड लूज ऑल द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज। कह रहा है कि अगर हमने इसको कंजर्व करने की कोशिश नहीं की तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 सेंचुरी में 200 साल में हम क्या कर देंगे, पूरी की पूरी डाइवर्सिटी को जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनी है और 200 साल के अंदर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तुमको पता है कि अगर कोई किसी, अभी इसी इसी चैप्टर में बताऊंगा, किसी इकोसिस्टम के अंदर किसी एक है राइवर पोपेट हाइपोथेसिस। राइवर पोपेट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, एक साइंटिस्ट है तिलमन, उन्होंने बताया था राइवर पोपेट हाइपोथेसिस। उन्होंने एग्जांपल क्या दिया, एक प्लेन है सर रिवर्ट रिवेट ना, हाँ हाँ रिवेट या बोल लो राइवेट बोल लो जो भी है, ठीक है, सुनने में ज्यादा दिमाग रखो। ठीक है, तो जो भी वो है हाइपोथेसिस है बच्चे, उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि एक प्लेन है, ठीक है, जो कि हवा में उड़ता है प्लेन। ठीक है, तो प्लेन में अगर एक एक करके जो उसका नट है, जो बोल्ट लगे हैं, उसको अगर हर बार पैसेंजर्स जाएं या कोई एक एक जो है क्या कहते हैं उसका नट क्या करना स्टार्ट कर दे, निकाल के लाना स्टार्ट कर, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होगा, वो बैलेंसिंग उसकी खराब होगी और धीरे धीरे करके वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ले अच्छा, अगर अब ये भी डिपेंड करेगा कि जो वो बोल्ट निकाला गया है, वो जो नट निकाला गया है वो किस रीजन से, अगर पता लगा विंग का निकाल लिया तो उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। तो ये भी है कि मतलब एक इकोसिस्टम के अंदर तुम पर्टिकुलर कौन सी स्पीसीज को हार्म पहुंचा रहे हो, ज्यादा किसको हार्म पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो मतलब एक प्लेन के नट निकालने से क्या हो गया, प्लेन पूरा खत्म हो गया। तो इकोसिस्टम में भी ये जो डिफरेंट स्पीसीज हैं ये क्या है, ये भी उसके ये मान के चलो एक एक कंपैरिजन कि वो उसके क्या है, नट या बोल्ट उसमें लगे हुए। ठीक है, उनमें से अगर तुम किसी मेन को पहले ही मेन को उठा लिया तो इकोसिस्टम जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे तो वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे तो वो खत्म हो ही रहा। ठीक है, तो इस चीज से आप कंपेयर करा सकते हो। तो यहीं पे लिखा हुआ बच्चे कि इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू, ये 2 सेंचुरी से पहले ही खत्म हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ vital environment issue of international concern as more and more people around the world begins to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। सिर्फ सोच रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। कोई भी कंट्री तैयार हो रहा है क्या करने के लिए, कागज पे लिख दिया जा रहा है बस। अभी साइंटिस्ट कोशिश करने जा रहे हैं कि जो सन की लाइट आ रही है, सन की लाइट को हम क्या कर लें, कम कर दें। सन की लाइट को अगर हम कम कर दें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा और जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो नहीं पिघलेंगे, बट ये डेंजरस साबित होगा। कुछ लोगों ने बोला भी है, कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि आगे चल के बहुत डेंजरस होने वाला है। चलो आते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। मतलब कि अर्थ में कितनी स्पीसीज हैं एंड इंडिया में कितनी स्पीसीज है। मैं पहले भी इस चीज के बारे में बात कर चुका हूँ, चलो थोड़ा स्पीड से चलेंगे। सिंस देयर आर पब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्पीसीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, वी नो how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the questions of how many species there are on earth। ठीक है, मतलब हमारे पास अर्थ में जितनी स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली गई, ठीक है, आइडेंटिफाइड स्पीसीज का हमारे पास रिकॉर्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कितनी स्पीसीज है जो रिकॉर्डेड है, जिनके बारे में हम जानते हैं, पर ये नहीं बोल सकते हैं कि अर्थ के अंदर इतनी स्पीसीज। क्यों? क्योंकि हमको सारी स्पीसीज का अर्थ के में पता ही नहीं। ठीक है, अर्थ में सारा पता ही नहीं, तो यही बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि IUCN का 2004 का डेटा, ध्यान में रखना कब का डेटा है ये, 2004 का डेटा। इसके अकॉर्डिंग बच्चे हमारे जो आइडेंटिफाइड स्पीसीज है वो कितनी है, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिख रखा मोर देन 1.5 मिलियन। फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में देखोगे जाके 11th में तो 1.7 है। ठीक है, तो इसीलिए उसने लिख दिया मोर देन 1.5 मिलियन। ठीक है, तो इस 1.7 मिलियन में से बच्चे ज्यादातर 70% जो स्पीसीज है आइडेंटिफाइड वो किसकी है, एनिमल्स। और रिमेनिंग जो 30% या 22% है बच्चे वो किसकी है,
प्लांट्स की, इतना डेटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। ठीक है, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं कि बची कितनी है। ठीक है, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, मतलब जो भी हम गेस लगाते हैं वो सिर्फ एक अपना हमारा जो एक एजुकेशन मतलब आप ये बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमको ये एक्चुअली पता नहीं है कि कितनी है। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट। अब ये अंडरलाइन करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लिखा है कि कई सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप का जो स्पीसीज इन्वेंटरीज है वो कंप्लीट है। ठीक है, और तो ये उससे हमको ये पता चलता है कि जो टेम्परेट कंट्रीज है वहां पे जो स्पीसीज इन्वेंटरीज है वो ज्यादा कंप्लीट है। स्पीसीज इन्वेंटरीज का मतलब कि जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो वो टेम्परेट कंट्रीज पे ज्यादा क्या है, कंप्लीटेड है इन कंपेयर टू द ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में कंप्लीटेड नहीं है, कहाँ पे कंप्लीटेड है, टेम्परेट। ओके, तो ये लाइन याद रखना कि टेम्परेट में कंप्लीटेड है स्पीसीज इन्वेंटरीज, ना कि ट्रॉपिकल। ठीक है, more complete in temperate than in tropical country. Considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics। मतलब tropics जब नहीं complete है इसका मतलब क्या है कि वो आगे चल के मतलब उसको उसको उसके लिए वेट कर रही है कि उनको काउंट किया जाए। ठीक है, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on Earth। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने स्टैटिकल कंपैरिजन किया हुआ किसका, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन का, और स्पेशली किस के कंपेयर में, इंसेक्ट की पॉपुलेशन। समझ रहे हो कि जो टेम्परेट कंट्रीज है, टेम्परेट रीजन है, और जो ट्रॉपिकल रीजन, वहां पे अप्लाई क्या किया गया है, स्टैटिकल कंपैरिजन। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इंसेक्ट पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। और जो ये रेशियो आया टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन का, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में जो इंसेक्ट पॉपुलेशन का जो रेशियो आया उसको अप्लाई कर दिया अदर एनिमल्स, उसको अदर एनिमल्स पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से वो एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस। ध्यान में रखना कहाँ पे किया है, टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप। एग्जॉस्टिवली मतलब सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप स्टडी किया गया है, इंसेक्ट। ठीक है, and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species। मतलब ग्रास अप्रोक्सीमेशन किसके बेस पे लगाया गया, इंसेक्ट की पॉपुलेशन, कहाँ पे, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीसीज रिचनेस के बेस। ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज रिचनेस है उसको किस तरह से ऑब्जर्व किया गया, बाय कंपेयरिंग द इंसेक्ट पॉपुलेशन इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। ठीक है, और वो जो रेशियो आया है उसको कहाँ पे अप्लाई कर दिया गया, स्पीसीज रिचनेस ऑफ ओवरऑल एनिमल्स जो है। ठीक है, इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। सम एक्सट्रीमिस्ट बायोलॉजिस्ट, अब अच्छा इसको देखते हुए कुछ एक्सट्रीमिस्ट बायोलॉजिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब समझते हो, जैसे रिलीजन के रिस्पेक्ट में देखो, रिलीजन के रिस्पेक्ट में कुछ लोग तुमको एक्सट्रीमिस्ट मिलेंगे, मतलब कि जो है वो लड़ने के लिए मरने के लिए पूरा आ जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। और एक होता है जो मॉडरेट रहता है, जो हर चीज को समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इसी तरह से इकोलॉजिस्ट में भी एक जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, बिल्कुल नहीं नहीं इतना ही होगा, यही है, यही होना चाहिए, वो एक्सट्रीमिस्ट। तो उनके अकॉर्डिंग कितना है, 20 to 50 मिलियन, वो है 20 to 50 मिलियन। ठीक है, बट जबकि अगर मोर जो है क्या कहते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से इसको देखा जाए, कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेशन से, तो लिखा बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट में। अब इसको करो, सेकंड लाइन को पूरा अंडरलाइन करो, और कौन से साइंटिस्ट है, रॉबर्ट में। और उनके अकॉर्डिंग अभी हमारे पास जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 7 मिलियन। तो बच्चे इस डेटा को याद रखना, बाकी किसी को वैसे तो बाकी का भी याद रखना, अब इतना तो याद रह ही जाएगा
कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो 20 से 50 मिलियन बोल रहा है, और रॉबर्ट में जो कि थोड़ा साइंटिफिक चीजें ध्यान में रख के बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स टू लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडायवर्सिटी बेस्ड ऑन द करेंटली अवेलेबल स्पीसीज इन्वेंटरीज। अब जो डेटा आ रहा है बच्चे, ये स्पीसीज इन्वेंटरीज में अवेलेबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा पैराग्राफ है तुम्हारे लिए। ये इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा जो पैराग्राफ है ये तुम्हारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पूरा पेज। अब पहली लाइन स्टार्ट करो, मतलब सेकंड में मोर देन 70% ऑफ द ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, व्हाइल प्लांट्स कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। कितना बना रहा है प्लांट, जिसके अंदर फंजाई इंक्लूडेड है। प्लांट्स में कौन कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड फंजाई आल्सो इंक्लूडेड इन द, और वो सब मिला के कितना बनाता है, 22% से कम। ठीक है, 22% से कम, अंडरलाइन कर लो बच्चा डेटा, या बाहर लिख लो उठा के। ठीक है, एमंग एनिमल्स, फिर से बोल रहा है कि एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स की बात करोगे तो सबसे स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन सा है, इंसेक्ट है। ठीक है, कितना है, 70% ऑफ द टोटल, समझ में आ रहा, टोटल एनिमल स्पीसीज का जो है 70%, मतलब कि हर 10 में से 7 जो है मेंबर्स क्या है, इंसेक्ट। ये डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी कि आप इस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट को कैसे क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ। ठीक है, फिर से एक डेटा है। अब इस चैप्टर में बच्चे तुमको हर जगह क्या मिलेगा, डेटा। वो सनी देओल का डायलॉग याद है ना, तारीख पे तारीख, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, डेटा पे डेटा। ठीक है, हर एक लाइन पे। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिश की स्पीसीज है, उस फिश की या फंजाई की स्पीसीज किससे ज्यादा है, जो इन जो वर्टिब्रेट है आपका, वर्टिब्रेट में अगर आप हटा दो सिर्फ बर्ड्स को, किसको हटा दोगे, बर्ड्स को, तो फंजाई की स्पीसीज उन सबसे क्या अधिक। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपके फंजाई है, इनका नंबर इट इज मोर देन टेट्रापोड्स, नॉट वर्टिब्रेट्स, टेट्रापोड्स। या टेट्रापोड कहना ठीक नहीं है बच्चे, वर्टिब्रेटा ही करो। वर्टिब्रेटा एक अप्रोक्सीमेशन है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, माइनस बर्ड्स, या फिर नाम ही याद रख लो, नाम ही याद रख लो, कौन कौन से, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये तो है ना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इस तरह से याद कर लो, वही आएगा। ज्यादा एप्लीकेशन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो सीधे सीधे बोलेगा कि जो नंबर ऑफ फंजाई है वो किससे ज्यादा है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ना। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन में लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन सबसे अधिक। तो अब ये नीचे देखो बच्चे, यहाँ पे 3, हाँ ठीक है। अब तुम्हारे पास 3 बच्चा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक इनवर्टिब्रेट के लिए है, दूसरा वर्टिब्रेट्स के लिए है, तीसरा प्लांट्स के लिए। अब इनवर्टिब्रेट वाले में ध्यान दो, इंसेक्ट जो है मोर देन 70% के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन दे सकता है ABCD करके। ठीक है, और ए बी पूछ ले कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, वो भी अपने इंक्रीजिंग, मतलब इस तरह से दे दे कि जो है क्या कहते हैं, ये बना दे इस तरह से अपना, जो है इस तरह से बना दिया, इधर ए दे दिया, इधर बी सी डी, पूछ लिया कि ABCD क्या है। ठीक है, तो सबको एक साथ पूछ सकता है डिफरेंट ऑप्शन। ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट के बाद फिर कौन सा है, अदर एनिमल ग्रुप से, मतलब इन 4-5 में जो कंपेयर कराया है, मतलब 3 के साथ कंपेयर कराया है इंसेक्ट, तुमको पहले ही पता है, तुम सीधे पहुंच जाना कहाँ पे, एनिमल किंगडम में। मैंने लिखाया है सबसे डोमिनेंट, सबसे बड़ा कौन सा है, आर्थ्रोपोड्स, दूसरा कौन सा है, मोलस्का, तो यही से सॉल्व हो गया कि नहीं। ठीक है, और तीसरा क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियन ऑलरेडी पार्ट किसका बच्चे, आर्थ्रोपोड्स का। ठीक है,
तो तुम सोचो कि ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट, देन मोलस्क, देन क्रस्टेशियन, अब बाकी के अदर एनिमल्स आपके आ जाएंगे। तो इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल्स होंगे, देन आपको मोलस्क होगा, देन इसको बच्चे ध्यान से रट डालना, इसको ध्यान से रट डालना, और कोई तरीका नहीं है इसका, ठीक है। दूसरा बच्चे वर्टिब्रेट्स का है, तो वर्टिब्रेट्स में आधे मेंबर्स कौन से हैं? फिशेज हैं, ठीक है। आधे मेंबर्स किसके हैं? फिशेज हैं, ठीक है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स अप्रॉक्सीमेटली क्या है? इक्वल है। इसके बाद आपका एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो ये ध्यान में रखना, यही पिक्चर बना के तुमसे पूछ लेगा ABCD करके, ठीक है। तो मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स का हिसाब किताब जो भी है। प्लांट्स के केस में आपका ध्यान में रखना कि फंजाई और एंजियोस्पर्म की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट क्या है? इक्वल है, ठीक है। एल्गी है, फिर उसके बाद एल्गी के बाद आपके जो मॉसेस हैं, मॉसेस के बाद आपके फंस हैं, और फिर लाइकेन। लाइकेन सबसे कम है। रट डालना बच्चे, पूछेगा अभी एक आध बार शायद क्वेश्चन पूछा है इससे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ रहा है, कह रहा है हमने अभी तक दो चीजों के बारे में बात की, एक प्लांट्स के बारे में बात की, दूसरा एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में बात की। माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ये जो डाइवर्सिटी हम, ये जो परसेंटेज सब बता रहे हैं, किसके बारे में? प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको एक्चुअल पता ही नहीं है कि कितना माइक्रोब्स है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे पास मेथड नहीं है उनको कल्चर करने के लिए। उनको कल्चर करने के लिए मेथड नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे मेथड नहीं है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। मतलब कि इसको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि जो ऊपर के जो फिगर दिए गए हैं, दीज आर नॉट फॉर द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी है। अभी ध्यान में रखना, पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। ये पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ना, इसको पूरा 4 लाइन को अंडरलाइन कर लो पूरा, मतलब वो कर लो, सर्कल बना लो जो बनाना, ठीक है। कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोट्स के जो भी बातें की गई हैं डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर में, उससे प्लांट एंड एनिमल के लिए है। प्रोकैरियोट्स को साइंटिस्ट, प्रोकैरियोट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको, उसके लिए साइंटिस्ट को कोई आइडिया नहीं है। अब क्यों आइडिया नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लिखा है द प्रॉब्लम इज दैट कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइड माइक्रोबियल स्पीशीज। जो हमारे पास टेक्सोनॉमी के मेथड है आइडेंटिफिकेशन के, दीज आर नॉट सुटेबल फॉर द माइक्रोबियल स्पीशीज, ठीक है। एंड मेनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल। बहुत सारे स्पीशीज क्या हैं जिनको आप कल्चर नहीं कर सकते लेबोरेटरी। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल, अच्छा फिर से एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई कि अगर आप मेथड्स की बात करते हो, और कौन से मेथड को एक्सेप्ट करो? बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटिंग स्पीशीज ऑफ दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी alone might run into millions। अगर तुम बायोकेमिकल एस्टिमेशन पे जाओगे, किस पे? बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जो कि आइडेंटिफिकेशन टेक्सोनॉमी के लिए आजकल यूज की जा रही है। कौन सी? बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो आपको मिलियंस ऑफ स्पीशीज मिल जाएंगे, मिलियंस, अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे। नेक्स्ट पैराग्राफ आओ। अब एक और इंपॉर्टेंट है, कहोगे कितना इंपॉर्टेंट है? पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2, मतलब पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एरिया देखोगे तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 2.4%, ठीक है। बट जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है इंडिया में वो 8.1% है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कितना डाइवर्सिटी का पार्ट बना रहा है इंडिया? 8.1%, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली तुमको 8% देके आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो पूरे वर्ल्ड में कितने, अभी बढ़ गए हैं बच्चे, अभी बढ़ गए हैं। इनका जो डेटा है पुराना, जो डाइवर्सिटी सेंटर है वो 12 से बढ़ गए हैं। पर ये याद रखना कि जितने भी डाइवर्सिटी सेंटर हैं उसमें से एक डाइवर्सिटी सेंटर क्या है? इंडिया, ठीक है। Nearly 45,000 species of plants and twice as of the animals have been recorded। ये भी आपका है
प्लांट्स की 45,000 स्पीसीज और लगभग इसका डबल 90,000 स्पीसीज के आसपास एनिमल्स की इंडिया में क्या है आइडेंटिफाइड। ठीक है, इसका रिकॉर्ड है हमारे पास। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग रिकॉर्डेड फॉर, मतलब अभी कितनी सारी स्पीसीज ऐसी होंगी जिनको डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, हाउ मेनी लिविंग आर एक्चुअली दे आर वेटिंग रिकॉर्डेड इन इंडिया इफ वी एक्सेप्ट। अच्छा, अब वो बोल रहा है एनसीईआरटी कि अगर रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेशन देखें। रॉबर्ट में एक इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्पेशली बायोडायवर्सिटी पे काम किया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए हुए साइंटिस्ट में से कौन सा साइंटिस्ट बायोडायवर्सिटी पे काम कर रहा था, इकोलॉजी में कौन सा साइंटिस्ट किस पे काम कर रहा था, बायोडायवर्सिटी। तो रॉबर्ट में। ठीक है, so if you accept the May global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far. मतलब ग्लोबल एस्टिमेट्स का ध्यान में रखा जाए तो इंडिया में अभी तक टोटल स्पीसीज कितनी आइडेंटिफाइड हुई है 22%। ओके, अप्लाइंग दिस अच्छा वर्ड में है बच्चे, ये डेटा कहाँ पे है 22% कहाँ पे है वर्ड में। और अगर इसको आप इंडिया में अप्लाई कर दो, इस एस्टिमेशन को कहां पे अप्लाई कर दो इंडिया में, तो प्रोबेबली 1 लाख प्लांट स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज अभी डिस्कवर करना बाकी। ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये सिर्फ इनका रियलिटी से बहुत रिलेशन नहीं है, दीज आर ओनली कैलकुलेशन। ठीक है, would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? I don't know. Consider the immense trained manpower. अच्छा, अगर आप करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो भी कैसा ट्रेंड। ठीक है, would we ever able to complete the, हो गया। ठीक है, the situation appears more hopeless and we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. ठीक है, nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stock है। वो कह रहा है क्योंकि हमारी बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तो उसने बोला कि नेचर को मान लिया एक लाइब्रेरी, और क्योंकि लॉस हो रही है तो हमने ये मान लिया कि नेचर में लगी है आग। ठीक है, और एक एक करके स्पीसीज क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम कभी भी अपनी जो नेचर में पाए जाने वाली डिफरेंट स्पीसीज है उनको कभी भी हम कैटलॉग मतलब कभी आइडेंटिफाई उनको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आग लगी हुई है। ठीक है, एक तरफ से तो ये कहना चाहता है। स्टोरी मैंने सुना दिया है, जो डेटा तुमको याद रखना है वो आप देख लो। ठीक है, एक तो 22% टोटल है रॉबर्ट मे का जो डेटा है, और सबसे ज्यादा डेटा है कि 45,000 जो प्लांट है, 90,000 एनिमल है, और सबसे ऊपर की दो लाइन 2.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है एरिया वाइज, जबकि डाइवर्सिटी कितना है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एक जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो 8.1% बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो स्टोरी थोड़ा थोड़ा चीजें जरूर ध्यान में रखना। अब आते हैं बच्चे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आया है इसमें। ठीक है, अभी तक ये पूरा रट्टाफिकेशन था, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। क्या है वो, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैं तुमको एक चीज पहले बता देता हूँ, हालांकि मैंने ये बता दिया था, वही चीज है, बाकी और कुछ नहीं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि बायोडाइवर्सिटी किधर से बढ़ेगी किधर से घटेगी, उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ में, ये पहले दिन भी मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी, ये अर्थ है, ये आपका ट्रॉपिक है। ठीक है, इसके दोनों तरफ आपको क्या प्रेजेंट है, ट्रॉपिक। फिर आपका कौन सा प्रेजेंट है, सब ट्रॉपिक। फिर आपका कौन सा प्रेजेंट है, टेम्परेट। देन आपको प्रेजेंट है ये जो है क्या कहते हैं, अल्पाइन वाला रीजन। ठीक है, और ये है आपके पोल। ठीक है, तो मुझे इस ट्रॉपिक वाली लाइन को क्या बोलते हैं, दिमाग से निकल गया, हमारे दिमाग से तो पहले निकल गया होगा।
कुछ भी दिमाग से आ नहीं रहा बच्चे, क्या नाम बोल रहे हैं इसको। ये पोल्स हैं आपके, एंड इक्वेटर, यस दिस इज इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, दिस इज, दीज आर द पोल्स, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इक्वेटर से आप किधर की तरफ बढ़ोगे, पोल्स की तरफ, तो डाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कि आप ये बोल सकते हो कि जो डाइवर्सिटी है, और इस चीज को क्या बोलते हैं बच्चे, लैटिट्यूड। तो डाइवर्सिटी क्या है, 1/लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे 0 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे आप जाओगे, लैटिट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज होगा, डाइवर्सिटी, आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये आपसे पूछेगा, ये पैटर्न है डाइवर्सिटी। ये क्या है, एक और चीज देख लो, एल्टीट्यूड पे भी देख लो, ये आपका सपोज करो कोई वो है क्या, माउंटेन, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, तो मतलब कि स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/LT। इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ऊपर जैसे जैसे जाओगे, टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा, सिंपली रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर घटेगा, डाइवर्सिटी क्या होगी, घटेगी। तो लेट यहाँ पे देखो, पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी में पहला हेडिंग क्या दे रखा है, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स। तो मैंने समझा दिया ना लैटिट्यूडिनल, ठीक है। अब बड़ा अच्छा ध्यान में रखना, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट शोज अ रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म नहीं है, क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि जो डाइवर्सिटी का पैटर्न है वो कैसा है, अनइवन है। कहाँ पे, लैटिट्यूडिनल रेंज में। मतलब आप ट्रॉपिक से सॉरी इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते हो, तो जैसे जैसे लैटिट्यूड चेंज होगा वैसे वैसे डाइवर्सिटी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। दैट मीन्स कि इट इज नॉट इक्वल, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, कैसा है, अनइवन है, ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। फॉर मेनी ग्रुप प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ओके, ये लाइन अंडरलाइन कर लो, यही मैंने समझाया है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे जैसे आप किधर की तरफ बढ़ोगे, पोल्स की तरफ बढ़ोगे, क्या होगा। अच्छा, इसके एक्सेप्शंस, इसके भी एक्सेप्शंस है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, अदरवाइज आपको ये हर जगह पे क्या लगेगा, सही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है, ट्रॉपिक्स की बात कर रहा है बच्चे। ट्रॉपिक्स में दोनों तरफ, ट्रॉपिक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चे, ये ट्रॉपिक्स में आपका ये वाला रीजन, ये वाला कितना 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है कोलंबिया, ट्रॉपिक्स पे कंट्री पड़ता है क्या, कोलंबिया। अब कोलंबिया में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, एक पर्टिकुलर ग्रुप, टेक्सोनॉमिक ग्रुप के पॉपुलेशन को यहाँ पे क्या करवाया हुआ है, कंपेयर करवाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद वेरिफिकेशन, ओके, ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडिनल रेंज आपको बता दिया है, हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट आर पोलर रेंज। पहला पॉइंट क्या बोला कि जो ट्रॉपिक है ये ज्यादा स्पीशीज कंट्रीब्यूट कर रहा है दोनों तरह के पोलर रीजन से, एक चीज, ठीक है। फिर आपको कह रहा है, एक एग्जाम्पल दिया, क्या है, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज, ये जो इक्वेटर है बच्चे, ये वाला, ये कोलंबिया कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्वेटर। और उसने बोला है कि उसमें कितनी स्पीशीज बर्ड्स की हैं वहां पे, 14। ये तुमको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह डाइवर्सिटी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने में चेंज होती है। तो इसी के लिए इसने सारे एग्जांपल ले रखे हैं बच्चे। तो बर्ड्स के 1400 स्पीशीज कोलंबिया में पाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क है आपका बेटा कितने पे, 41 डिग्री पे। पर उससे पहले रुक जाओ बच्चे, हाँ, हम वन बाय वन थोड़ा सा उसने अलग दे दिया है। 1400 स्पीशीज पाई जा रही हैं आपकी कहाँ पे, ये जो इक्वेटर रीजन पे प्रेजेंट है आपका कोलंबिया। सब ट्रॉपिकल रीजन पे हम लोग प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे स्पीशीज कितनी है बर्ड की,
इंडिया में कितनी है? 1200 स्पीसीज। इसके बाद फिर वो टेम्परेट वाले एरिया में पहुंच गया। टेम्परेट वाले एरिया में कौन सा? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी। और न्यूयॉर्क में 156 दिया डेटा, 105 स्पीसीज है। और फिर आप ग्रीनलैंड पे पहुंच गए, ग्रीनलैंड और आगे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे 56 स्पीसीज। तो देखो डाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से किधर की तरफ जा रहे हो, डाइवर्सिटी बर्ड्स की क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। ये चीज एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है उसने। अब फिर लिखा हुआ है, फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स एज मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। एक और एग्जांपल दिया है, एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। क्या बोल रहा है? फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर। इक्वाडोर का एक ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में इक्वाडोर एक कंट्री है, उसमें वेस्कुलर प्लांट की कितनी स्पीसीज बच्चे पाई जा रही है? 10 टाइम्स। किसके कंपेयर में? यूएसए के कंपेयर में। जो मिड वेस्ट है बेसिकली यूएसए का, ठीक है, जो कि टेम्परेट एरिया में आता है। तो ये भी आपको क्या जस्टिफाई कर रहा है? जो उसने बोला कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? लैटिट्यूड के, उसको फिर से जस्टिफाई कर रहा है। फिर आओ आप, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, इसको अमेजोनियन ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को बेटा लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी कहाँ प्रेजेंट है? इसी में, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन, अच्छा इसका इस डेटा को पूरा रट लेना बच्चे। ये यहाँ पे 40,000 स्पीसीज प्लांट्स की हैं, 3,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, 1300 बर्ड्स की हैं, 427 मैमल्स की हैं, 427 ही एम्फीबियंस की है, 378 रेप्टाइल्स की हैं, एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। रट पाओगे? इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि इतना पहले से एक्टिव हो जाओ। ये अगर मैं लास्ट में बताता तो तुम इनको तो याद करने की सोच ही नहीं सकते, और जबकि बच्चे याद कर डालते। तुमको क्या लगता है जो टॉपर 720 में से 720 कर रहा है तो मतलब उसको सब याद है? हाँ, उसको बच्चे याद है सर, वो तभी टॉप कर रहा है, उसके पास कोई ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो तुम ध्यान में रखना, एक साइड में लिख लेना, एक साइड में इस चीज को डेटा लिख लेना, लिख देना ऊपर ट्रॉपिकल रेन अमेजोनियन फॉरेस्ट, दूसरा लिख देना ग्रेटेस्ट, ये तो याद रह जाएगा ना कि ग्रेटेस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहाँ पे प्रेजेंट है अर्थ में, ठीक है। दूसरा लंग ऑफ द अर्थ, ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे इनको लिख लेना, याद हुआ तो याद हुआ। देखो इसके पूछे जाने के चांसेस कम है, बट ना तो नहीं है, ना तो नहीं है, पूछा तो जा ही सकता है, ठीक है। क्या हुआ? बच्चे बायोलॉजी है ही वास्ट है, केमिस्ट्री वगैरह का तो मुझे नहीं है, बायोलॉजी बहुत वास्ट है बच्चा। एक देख लो जाकर कितनी जगह एक सिंगल टीचर पढ़ाता है, हालत खराब हो जाती है पढ़ाने में बच्चे बायोलॉजी को, पूरा एक टीचर को पढ़ाने में। और वो भी तुमको बता रहा हूँ, पूरा सब्जेक्ट एक एफिशिएंसी के साथ पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर ढिला, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैंने ढिला दिया, पूरा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी एफिशिएंसी सेम। नाइट हो सकता है कि नॉट मच बेटर, बट ऐसा नहीं होता है कि मैंने बिल्कुल किसी को ढिला दिया हुआ पूरे तरह से। इस तरह मेरी जो फ्रिक्वेंसी जो पढ़ाने की वो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे इक्वल। नहीं तो क्या होता है, कुछ टीचर डेफिनेटली, कुछ टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं किसी टॉपिक को, इसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे क्योंकि पढ़ा ही नहीं पाएंगे बच्चे। 2% 1% टीचर जो है जो पूरा बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कुछ टीचर्स, पर बच्चे उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा, 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस रट डाला है उन्होंने पूरा। हाँ, उनको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रटी हुई है, तुम छोड़ दो किताब विताब हटा दो, पूरा लिखेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के, लिख देंगे बोर्ड पे, एंड विद कॉन्सेप्ट। देयर आर सो, मतलब कुछ टीचर्स हैं जो है इस तरह से, पर बच्चे हैं कि एक्सपीरियंस के साथ बहुत। अदरवाइज बच्चे कहीं पे भी ये चैलेंज लिया ही नहीं जाता है कि एक सिंगल टीचर से आप पूरा बायोलॉजी करें। और तुमको एक चीज और बता दूं, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से सबसे टफ पढ़ाना है। सब्जेक्ट कैसा उससे मुझे मतलब नहीं है, पढ़ाना बहुत टफ है इसको। अनटिल अनलेस आप स्टोरी मेकिंग नहीं कर पा रहे हो ना, बच्चा आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा।
आपको बहुत जरूरी है कि आपको स्टोरी इसको जो है ना लिंक करना आए कि ये इसके बाद ये क्यों हो रहा है। और जब अदर सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वहाँ लिंक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिंक है सब्जेक्ट। एक चीज पर उठा लोगे, एक एक क्वेश्चन उठा लिया तो अंत में आंसर तो आना ही है ना उसका। ठीक है, बस हाँ उसमें एक चीज है कि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपको साउंड होने की जरूरत है। तो इसको ऊपर से कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, कंटिन्यूअसली। चलो मेरा टाइम 45 मिनट बचा है। अरे खत्म होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको बता रहा हूँ जो चीजें हैं। आगे बढ़ो बच्चे, तो ये डेटा आप याद कर लेना। ये यहाँ से कोई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात की है वो ध्यान में रखना। ओवरऑल अगर इससे पूरा देखा जाए तो एक चीज तुमको मैंने बता दी, क्या लेटिट्यूड जो रिलेशन है स्पीसीज डाइवर्सिटी का वो बता दिया, ये मेजर क्वेश्चन। इसके बाद ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट सेकंड मेजर क्वेश्चन, बाकी सब ऐसे ही है। पर याद रखना कहने का मतलब, ठीक है, जो दो मेन क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही है। What is the so next last paragraph आ जाओ। What is the so special about the tropics that might about for their greater biological diversity? बच्चे इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है कि जो ट्रॉपिक है, ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के रीजन क्या है। ठीक है, तो इकोलॉजिस्ट मानते हैं, इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव प्रपोज वेरियस हाइपोथेसिस। इसकी डाइवर्सिटी अधिक होने के कई सारी हाइपोथेसिस हैं। Some important ones are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification. अब तुमको एक चीज, ये जो एक है पहली हाइपोथेसिस की बात कर रहा है, उसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका टेम्परेट वाला कंट्री है और जो मतलब टेम्परेट रीजन और जो ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन में ग्लेशिएशन होता रहा, एक वो भी एक साइकिल में, एक साइकिल में। तो जब बहुत ज्यादा ठंड हो गई तो उसने जो वहां पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी वहां पे क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया। इसके बाद फिर से उन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया, फिर से ग्लेशिएशन हुआ, फिर से खत्म कर दिया। तो डिस्टरबेंस कंटिन्यूअसली क्या रहा, बना रहा। तो वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या रही, कम हो गई। जबकि ट्रॉपिक रीजन जो था, ट्रॉपिक रीजन में इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, ऑलमोस्ट थोड़ा सा क्या रहा, बैलेंस एनवायरमेंट रहा। तो वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी कंटिन्यूअसली क्या होती गई, ग्रो करती गई। तो पहला ये बोलता है, लिखा है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो स्पेसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहली लाइन क्या बोल रहा है कि स्पेसिएशन किसका फंक्शन है, टाइम का। मतलब टाइम बढ़ेगा अगर अनडिस्टर्ब रहा, तो टाइम के साथ साथ स्पीसीज फॉर्मेशन इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज हुई। इसका मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हुई, इंक्रीज। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज। ठीक है, तो ये पहला है। दूसरा है जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है, अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल। बात वही है ना, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, बात तो वही है। ठीक है, अनडिस्टर्ब का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसने दूसरा पॉइंट वहां पे बना जरूर दिया है कि जो टेम्परेट है, टेम्परेट में मैंने एक जगह पहले भी बता रखा, कहाँ पे, एनाटॉमी जब पढ़ा रहा था, तो जब मैंने आपको पढ़ाया वहां पे स्प्रिंगवुड है, तो हाँ ठीक है, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वहां पे जो सीजनल वेरिएशन है टेम्परेट कंट्रीज में ज्यादा शार्प होते हैं इन कंपेयर टू द ट्रॉपिकल। ठीक है, सीजन्स ज्यादा क्लियरली दिखते हैं कहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर जब विंटर आएगी तो माइनस में टेम्परेचर जाएगा, -10 -20। ठीक है, और जब समर आएगी तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री, तो कितना वेरिएशन होगा। जबकि आप अपने यहाँ का देख लो, ये तो वेस्ट बंगाल है, इसमें तो और ही कम वेरिएशन है। नॉर्थ में चले जाओ तुम, जब तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज्यादा ज्यादा हो जाता है 45 डिग्री। ठीक है, एक दो दिन की हटा लो, 45 डिग्री। और जब तुम्हारा विंटर्स भी होते हैं तब भी ज्यादा नहीं वेरिएशन। ठीक है, तो शार्प वेरिएशन आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, टेम्परेट कंट्रीज। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होंगे तो उससे क्या होगा,
उससे होगा कि वहां पे जो स्पीसीज है वो आराम से सस्टेन करते रहेंगे, वो थोड़ा बहुत वेरिएशन है उसको बर्दाश्त कर लेंगे। -20 डिग्री सेल्सियस पे तो मर जाएगा जाके ना बेचारा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निच स्पेशलाइजेशन, इस तरह का जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो निच स्पेशलाइजेशन, निच स्पेशलाइजेशन का मतलब है, निच क्या होता है, निच होता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का किसी इकोसिस्टम या किसी कम्युनिटी के अंदर उसका जो फंक्शनल रोल है। अब फंक्शनल रोल क्या है, फंक्शन प्लस हैबिटेट, ठीक है। उस पर्टिकुलर उसमें जो उसका रोल है दैट इज द निच। और अगर हर स्पीसीज का अपना जो निच स्पेशलाइजेशन है वो डिफाइंड हो गया कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, और सब अपना अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, तो वो जो इकोसिस्टम हो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वही चीज कह रहा है, promote niche specialization and lead to a greater species diversity. Third, there is more solar energy available in the tropics region. सोलर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा अवेलेबल है, टेम्परेट में उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होता, कई बार सन ही नहीं दिखता, ठीक है। सो एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, दिस इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू अ ग्रेटर, ये तीनों सही है, ये तीनों हाइपोथेसिस कहीं ना कहीं पे किसी न किसी लेवल पे सही है, तो ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में आपने पहला क्या देखा, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट्स, ठीक है। दूसरा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अब यहां से भी क्वेश्चन आता है और एक ग्राफ कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ये जो ग्राफ है ये कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट करके इसको देखो। ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt, पहले तो इसका नाम याद कर लो, कि जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ दिया है किसने दिया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Observed that within a region species richness increased with increasing explored area but only up to limit। अच्छा, अगर तुमसे ब्लैकमन का जो लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उसको तुम ध्यान दो, तो वो क्या कहता था कि जब तक कोई फैक्टर लिमिट में है तब तक वो प्रोपोर्शनली या लीनियरली इंक्रीज होगा, रेट उसके साथ लीनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है। ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर था, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये सपोज कर लो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, जियोग्राफिकल एरिया, बट अप टू सर्टेन लिमिट। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब कहने का कि अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे, एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलेगा, किसके बीच में एरिया, मतलब जियोग्राफिकल एरिया जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा स्पीसीज रिचनेस बच्चे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रहा है, स्पीसीज रिचनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, ओके, समझ में आ रहा है। बट ये चीज कहां तक होगी, अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद ये पैटर्न फॉलो नहीं हो, ये चीज है, ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया, अलेक्जेंडर, क्या यार इतना बड़ा नाम दे दिया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये चीज बोला, ठीक है, लिखा है देखो, बड़े लाइन करो उसको, ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। एक्सप्लोर्ड एरिया क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब एक्सप्लोर करोगे तब, ठीक है, ग्राफ तो तभी प्लॉट करने जाओगे जब तुम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि है दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज, ठीक है, कि कुछ स्पीसीज का आपको, अब ये जो है ये वाला जो ग्राफ है ये आपको कब आएगा, जब ये आप किसके टर्म पे बोलोगे बच्चे, लॉग के टर्म पे। अगर लॉग के टर्म पे नहीं बोलोगे तो ये वाला है, तो याद रखना कि ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
तो ये लाइन ध्यान में रखना बच्चे कि इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। इसी को अगर जब आप लॉगरिथमिक स्केल पे बात करोगे, द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लीनियर डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो अब इसको लिखा है क्या, एस फॉर स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, इक्वल टू सी ए इसकी पावर जेड। ठीक है, तो सी क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, सी विल बी कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है, सी मोस्ट प्रोबब्ली इसका कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, जो भी है, हमें मुझे मैथ्स उतने इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे मैथ्स आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना बच्चे, ये सारे टर्म्स याद रखना। ए आपका क्या है, एरिया है, एस है स्पीसीज रिचनेस है, और जेड ये पूछा जाता है, ये जेड। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, एस स्पीसीज रिचनेस है, ए आपका जो एक्सप्लोर्ड एरिया है, जे क्या है, ये दिस इज द स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ, जिसको आप क्या बोलते हो, रिग्रेशन लाइन, ये कोफिशिएंट है, हाँ रेग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन है ये ऊपर वाला स्लोप ऑफ द लाइन है, और इसको आप क्या बोलते हो, रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये किसके लिए है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब आप लॉग यूज नहीं करोगे। पर जब आप लॉगरिथमिक स्केल करोगे तो सेम यही ग्राफ बच्चे, इसको जरा से चेंज करो, क्या हो जाएगा, इसको इसमें लॉग लो, ये हो जाएगा आपका क्या, लीनियर हो जाएगा, ये ग्राफ लीनियर हो जाएगा। और इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे दी हुई है, कौन सी इक्वेशन है, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। इतना तो मुझे आता था, तुम्हें कैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये log s हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, log c प्लस जेड log a। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोनों पूछे गए हैं, दोनों इक्वेशन पूछे गए हैं, और इन टर्म्स के बारे में भी पूछा गया है कि s क्या डिनोट कर रहा है, c क्या डिनोट कर रहा है, a क्या डिनोट कर रहा है, z क्या डिनोट कर रहा है। तो ये सारे, और बहुत मुझे लग रहा है 2 या 3 बार ये पूछा जा चुका है। तो ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी तक। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि z की रेंज कितनी ली जाती है, तो 0.1 टू 0.2, ये नॉर्मल रेंज है, एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहाँ लिखा है, इकोलॉजिस्ट हैड डिस्कवर्ड दैट लाइन वैल्यू ऑफ जेड लाइंस, सॉरी द वैल्यू ऑफ जेड लाइंस इन द रेंज ऑफ कितना है, तो इसको बाहर निकाल के रख लेना, 0.1 टू 2 है, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। ठीक है, whether it is the plants in Britain, birds in California, mollusk in New York state, the slopes of the regression lines are amazingly similar। मतलब कि जो z इक्वल टू 0.1 टू 2 है, ये आपको ज्यादातर केस में क्या होगा, यही रहेगा, ज्यादातर केस में बच्चे क्या होगा, ये रेंज मिलेगी। ठीक है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, ये आपको ज्यादातर उसमें सही लगेगी। बट if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continents, you will find the slope of the line to be much steeper। ये भी बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि जब आप स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को एक बहुत बड़े, मतलब आप अभी यहाँ पे इस तरह से जैसे बात कर रहे थे, अब मैं एक बार पूरे बोर्ड को बोल दूं, क्या करूं, एक बार पूरे बोर्ड पे बोल दूं इसी तरह से, मतलब एक छोटे से एरिया पे पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, अब पूरा जो है पूरा का पूरा, मतलब जैसे टेम्परेट कंट्री को पूरा लिया, एक बार एक कंट्री की बात कर रहे थे, एक बार क्या कर लिए, पूरा टेम्परेट, ये पूरा ट्रॉपिकल, तो अब एरिया बहुत बढ़ गया। तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वर्क करना बंद कर देगी। तो उसी पे फोकस कर रहा है कि बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर। ध्यान में रखना कि जब बहुत बड़ा एरिया ले लोगे तो जो जेड है ये क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत स्टीप हो जाएगा, ये बहुत स्टीप हो जाएगा। ठीक है, मच स्टीपर, जेड वैल्यू इन द रेंज ऑफ कितना हो जाएगा जाके बच्चा, जेड वैल्यू 0.6 टू 1.2। ये डेटा ध्यान रखना कि जब बहुत बड़ा जब आप रीजन ले लिए तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6 टू 1.2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है,
and mammals in the tropical forest of different continent the slope is found to be 1.15. कितना है ये भी डेटा याद रखना, 1.15. जेड कितना हो गया जाके 1.1. किसके लिए? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो बर्ड्स हैं मैमल्स की पॉपुलेशन के लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन द कॉन्स्टेंट. स्टीपर स्लोप का मतलब बच्चे क्या है? सिंपल सी बात, मतलब कि कम एरिया में स्पीसीज रिचनेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना. स्टीपर स्लोप, स्टीप का मतलब तो यही होता है ना. ठीक है, कम एरिया में जो रिचनेस है वो, तभी देखो ट्रॉपिकल का एग्जांपल दिया. तो ये चीज, तो ये हो गया बच्चे हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था. फिर से वापस आ जाओ बच्चे. द टाइम इज 30 minutes ओनली एंड आई हैव टू फिनिश 4 pages. चलो, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. मतलब कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसका इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंस क्या है. मैं अभी आपको एक हाइपोथेसिस समझाई थी, राइवेट-पोपर हाइपोथेसिस. ठीक है, राइवेट-पोपर हाइपोथेसिस. तो राइवेट-पोपर हाइपोथेसिस मैंने बताया कि एक प्लेन के हर एक बार में एक यात्री जो है कोई ना कोई नट खोल के लाता है. तो कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? कुछ दिनों के बाद क्या होगा? प्लेन खत्म हो जाएगा. तो सेम चीज है, इकोसिस्टम की डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है उसमें एक एक डाइवर्सिटी लॉस होती चली जाए. तो कुछ समय के बाद इकोसिस्टम क्या करेगा? खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो यही कह रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन द कम्युनिटी रियली मैटर टू फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम. कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है या डाइवर्सिटी है, क्या उससे कोई मतलब है इकोसिस्टम की फंक्शनिंग से? तो अभी तक क्या पता चला? बहुत ज्यादा मतलब है. दिस इज क्वेश्चन फॉर विच इकोलॉजिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू गिव अ डेफिनेटिव आंसर. कह रहा है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको इकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से आंसर दे नहीं पाते हैं. फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. ये क्या कह रहे हैं कि बहुत दिन तक ये माना जाता रहा, अभी भी देखो बहुत दिनों तक ये माना जाता रहा कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, उतना ही क्या होगा? स्टेबल इकोसिस्टम होगा. यही तो लिखा हुआ है ना. इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीसीज जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीसीज. ठीक है, अब अगर आपको दे दिया जाए वो कि ये दो इकोसिस्टम है, एक जगह पे 2000 डाइवर्स स्पीसीज है, दूसरी जगह पे 1000 स्पीसीज, तो आपसे पूछे कि क्या कौन सा ज्यादा स्टेबल, तो आप सीधे बोलोगे क्या? 2000. बट अभी चेंज हो रहा है कुछ. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक इकोसिस्टम के लिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, किसको आप मीनिंग बोलोगे. ठीक है, तो स्टेबल कम्युनिटीज शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन. अब ये 1 by 1 पॉइंट लिखते जाना. ठीक है, उसी में 1 2 3 करते जाना किताब में. तो ये ध्यान में रखना कि एक स्टेबल कम्युनिटी का मतलब क्या है. तो एक स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब कि सपोज कर लो कि एक जो है आपकी कम्युनिटी एक्स है, एक कम्युनिटी एक्स है, तो इसमें सपोज कर लो पहले साल प्रोडक्टिविटी कुछ थी, दूसरे साल कुछ थी, तीसरी, और इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन था. मतलब एक बार हो गया कि सपोज कर लो कि 1 लाख टन हो गया, सीधे दूसरे साल क्या हो गया? 10 लाख, सॉरी 10,000 टन. तो 1 लाख से कितना वेरिएशन आ गया? फिर से 50 हो गया जाके. तो इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अनस्टेबल है, तब इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन. इसका मतलब होना ऐसे नहीं चाहिए. तो वही कह रहा है कि स्टेबल कम्युनिटी शुडंट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. पहला पॉइंट. ठीक है, दूसरा, इट मस्ट बी ईदर रेजिस्टेंट और रेजिलेंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस. मतलब कम्युनिटी इस तरह की होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो तो उसको क्या कर ले, बराबर, मतलब उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो. तीसरा है, इट मस्ट आल्सो रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज. एलियन स्पीसीज मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर हैबिटाट है, उसके अंदर की जो उसकी अपनी स्पीसीज है, दैट विल बी द नेटिव स्पीसीज. और तुम सपोज कर लो दूसरे हैबिटाट से, जैसे इंडिया में बहुत सारी अदर कंट्रीज से स्पीसीज आ गई, तो वो क्या कहलाती हैं? एलियन स्पीसीज. ठीक है, और एलियन स्पीसीज जनरली इन्वेसिव होती है. इन्वेसिव का मतलब पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है. ठीक है, दूसरी जो नेटिव स्पीसीज है, जब वो खुद ऑक्यूपाई कर लेंगी तो नेटिव स्पीसीज क्या हो जाएंगी? दब जाएंगी. और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उन एलियन स्पीसीज का नेचुरल प्रेडेटर होता नहीं. ठीक है, तो ये चीज है. तो वही कह रहा है कि इट मस्ट आल्सो रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज. We don't know how these attributes are linked to the species richness in a community.
कह रहे हैं कि ये जो एट्रीब्यूट्स हम बात कर रहे हैं, 4 एट्रीब्यूट्स की, प्रोडक्टिविटी में ईयर टू ईयर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, रेजिस्टेंट होनी चाहिए ओकेजनल डिस्टर्बेंस को। तीसरा, इन्वेजन जो एलियन स्पीसीज का है वो उसके लिए भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीसीज रिचनेस। हम नहीं जानते कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम स्पीसीज रिचनेस के साथ किस तरह से लिंक करें, कि मतलब जो है क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, या हम ये बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम को, स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कैसे, वही बोल रहा है कि बट डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। कौन सा प्लॉट, आउटडोर प्लॉट का मतलब समझते हो कि एक्सपेरिमेंटल एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया में जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट खुले आसमान के नीचे, अब इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है तो खुले आसमान के नीचे ही परफॉर्म होगा। ठीक है, तो यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स प्रोवाइड सम टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि बस लॉन्ग परमानेंट नहीं है, टेंटेटिव थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, टेंटेटिव आंसर्स। Tillman found that plots with more species shows less year-to-year variation in total biomass. ठीक है, मतलब जब उन्होंने एक बहुत बड़े बाहर पे जाके प्लॉट एक्सपेरिमेंट, आउटडोर प्लॉट एक्सपेरिमेंट तो कराए, तो उनको क्या मिला कि फाउंड दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास। टोटल बायोमास का मतलब प्रोडक्टिविटी, मतलब ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी जब ज्यादा डाइवर्सिटी थी तो क्या हुआ, वेरिएशन कम था। समझ गया। टिलमैन जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, आउटडोर एक्सपेरिमेंट करने चले गए, वहां पे देखा कि जिन एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा थी उनकी जो प्रोडक्टिविटी थी ईयर बाय ईयर, वो उसमें वेरिएशन कम था। पहला पॉइंट क्या था कि जो एक स्टेबल कम्युनिटी में ज्यादा वेरिएशन ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आओ। ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली हाउ स्पीसीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ एन इकोसिस्टम। फिर से वही क्वेश्चन बोल रहा है कि किस तरह से स्पीसीज रिचनेस बेसिकली इकोसिस्टम को वेल बीइंग करती है, कंट्रीब्यूट करती है उसके वेल बीइंग के लिए। We know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative for very survival of human race on this planet. अब ये सीधे से वहां से छोड़ के सीधे आ गए कि हमको नहीं पता है कि किस तरह से वो इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल है, बट ये जरूर है कि जो ह्यूमन रह रहा है उसके लिए बड़ा वो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि रिच बायोडाइवर्सिटी नॉट ओनली एसेंशियल फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ बट imperative for the very survival of the human race on this planet. At a time when we are losing a species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if few species become extinct? मतलब कह रहा वही कि हजार लाख स्पीसीज हैं तो 4, 10, 20, 25 स्पीसीज खत्म ही हो जाएंगे, तो क्या हमको रियली मैटर करता है? उसके लिए फिर आगे बोल रहा है कि Does it really matter to us if species become extinct? तो उसके लिए क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा है वो। Would Western Ghat ecosystem be less functional if one of its tree frog species is the lost forever? कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स है, अगर वहां से एक ट्री फ्रॉग स्पीसीज कंप्लीटली खत्म हो जाएगी तो क्या वेस्टर्न घाट के इकोसिस्टम में कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स ऑन अर्थ। मतलब अगर 20,000 स्पीसीज हैं आंट्स की पाई जा रही हैं, चींटियों की, उसमें से अगर 15,000 ही रह जाएंगे तो हमारी लाइफ को कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट नहीं है। पर टिलमैन जो साइंटिस्ट है, टिलमैन का ही है ना शायद, नहीं बच्चे ये टिलमैन का नहीं है, दूसरा साइंटिस्ट है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट, क्या नाम है, पॉल एहरलिच। ठीक है, पॉल एहरलिच। तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या हाइपोथेसिस थी? राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। और राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस वही है कि हर बार एक जो है क्या कहते हैं, एक इसमें देखो लिखा, देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चंस, सॉरी नेव क्वेश्चंस। नेव मतलब नए, ठीक है, या समहाउ नवजात, ठीक है, क्वेश्चंस, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी। हम क्या, हमारे पास आंसर नहीं है पर हम एनालॉजी कर सकते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करा के बता सकते हैं कि फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो एक बहुत पहले एडवर्टीजमेंट आता था, तुम लोग बहुत छोटे रहे होगे, सब तुमने देखा भी ना। रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग से जो है क्या कहते हैं, उस समय वो नहीं बना हुआ था क्या, हाँ फाटक, तो जो है क्या कहते हैं वो लगा हुआ है, रेड जो लाइट होती है, रेड लाइट की, अगर रेड लाइट जल रही दैट मींस आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, पर
लोग ना क्रॉस किए जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं, जो गार्ड रोक रहा है तो बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होता क्या है कि एक एक कोई पर्सन बोल के गए अभी कि कोई फर्क नहीं पड़ता और ट्रेन आई उड़ा ले गई। बाद में बोलते फर्क तो पड़ता है जी। ठीक है, तो वो चीज है यहाँ पे। अभी हमको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट रियलिटी क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच न्यू क्वेश्चंस अबाउट, बट वी कैन डेवलप अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी, दैट इज द राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस यूज्ड बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच। अब ये बोल रहे हैं कि इन एन एयरप्लेन को इकोसिस्टम के साथ एनालॉग करवाया हुआ है, ऑल द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स होपिंग अ राइवेट टू टेक होम। मतलब वही नट की बात कर रहा है कि हर एक बोल्ट खोलता चला जाए, काजिंग अस सीज टू बिकम इंस्टिंक्ट। मतलब उसका कहने का मतलब है कि एक टाइम पे एक स्पीशीज क्या होती चली जा रही है, एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। ठीक है, इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी इनिशियली, हो सकता है इनिशियली ये आपके फ्लाइट सेफ्टी को अफेक्ट ना करे। ठीक है, but as more and more rivets are removed, the planes become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical। उसके बाद ये होगा कि कौन सा rivet रिमूव किया गया है, पता लगा विंग वाला कर लिया। ठीक है, तो लॉस ऑफ rivets on the wings, आगे इन ब्रैकेट क्या लिखा है, key species that drive major ecosystem function is obviously a more serious threat to the flight safety than the loss of few rivets on the seats और विंडोज इनसाइड द प्लेन। ठीक है, तो ये समझ में तुमको आ गया होगा कि बेसिकली किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट स्पीसीज की, अगर वो लॉस हो रही है तो किस तरह से फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम अफेक्ट होगी। उसको तुलना कर दिया, कंपेयर करवा दिया किसके साथ में, एरोप्लेन के साथ। इसी को बोलते हैं राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया, पॉल एहरलिच ने दिया, ध्यान में रखना ये। तो ये बच्चे हो गया द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप कैसे प्रूव करोगे, मतलब किस साइंटिस्ट ने किससे एनालॉजी करवाया, किस चीज के लिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। तो आप क्या बोलोगे, राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस। अब आता है बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब एक पार्ट हमने फिनिश कर लिया, दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। While it is doubtful if any new species are being added into Earth treasury of species, ठीक है, हमको मतलब डाउट ही है कि कोई नई स्पीसीज अर्थ में ऐड हो रही है। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट देयर कंटिन्यूइंग लॉस। एक चीज का है, कोई नई स्पीसीज ऐड हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें तो बहुत डाउट है, बट लॉस हो रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट हैज बीन डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड द अक्यूजिंग फिंगर इज क्लियरली पॉइंटिंग टू ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि हमारे प्लेनेट से डाइवर्सिटी का लॉस बहुत तेजी से हो रहा है, और द होल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ह्यूमन। ठीक है, द कोलोनाइज, तो ध्यान में रखना ये चीज मैंने बोल दी है कि जो लॉस का मेन रीजन है वो क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटीज। ठीक है, द कोलोनाइजेशन ऑफ द, अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बोल रहा है कि द कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड्स बाय ह्यूमन is said to have led the extinction of more than 2000 species of, मतलब कि जब ह्यूमंस ने पैसिफिक आइसलैंड के, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड्स को क्या कर लिया, कोलोनाइज किया, तो कितनी बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गई, 2000। द IUCN रेड लिस्ट, बच्चा रेड लिस्ट उनके लिए दिया जाता है जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी। ठीक है, रेड लिस्ट का मतलब है कि द स्पीसीज एक्सटिंक्ट, खत्म हो गई। ठीक है, the IUCN red list documents the extinction of 784 species। अब उन 784 स्पीसीज में से कौन सी है बच्चे, 338 वर्टिब्रेट्स की है, 359 इनवर्टिब्रेट्स की है, 87 प्लांट्स की इन द लास्ट 500 ईयर्स। और ये डेटा तुम्हें याद रखना, इससे एक बार क्वेश्चन पूछो। ठीक है, मतलब कौन से हैं बच्चे, 338 वर्टिब्रेट्स की है, 359 इनवर्टिब्रेट्स की है, 87 प्लांट की है। टोटल मिला के कितनी लॉस हुई है पिछले 500 साल में, 700। अभी सिचुएशन और डेंजरस होने वाली है, देखो क्या लिखा है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो। अच्छा, रिसेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया बच्चे, रिसेंट एक्सटिंक्शन में कौन सा है, डोडो कहाँ का है, मॉरिशस का, कुआगा अफ्रीका का है, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया का है, स्टिलर सीकाउ रसिया। द 3 स्पीसीज सब स्पीसीज ऑफ टाइगर कौन कौन सी, बाली, जवान, कैस्पियन।
ठीक है। तो ये सारी एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। बच्चे तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, मतलब ये पैराग्राफ भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे बड़ी चीज बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैंने तो जैसे बाहर लिख लिया है, इस तरह से साइड में लिख लिया, आप घर पे बैठ के काम करना। ठीक है, इस तरह से साइड में कि जो रेड लिस्ट है, और ये भी याद रखना कि ये डेटा कब का है, 2004 का। ठीक है, पिछले 500 साल में ये हुआ है। ठीक है, द लास्ट 20 ईयर्स एलोन। अच्छा, ये 500 साल की स्टोरी है, पर तुम अभी लास्ट 20 ईयर्स का 2000 से 2022, हालांकि ये डाटा थोड़ा सा हो गया, ये 90 से लेकर 2010 की बात कर रहा है। ये 90 से 2000 क्या कह रहा है, लास्ट 20 ईयर्स एलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ 27। लास्ट 20 ईयर्स में कितनी है, 27। केयरफुल एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड शोज दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। जो एक्सटिंक्शन है अक्रॉस टैक्सा, ये रैंडम नहीं है। ठीक है, रैंडम नहीं हो रहा है। ठीक है, सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर्स टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ठीक है, कुछ एम्फीबियंस हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल। Adding to the grim scenario of the extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. एक होता है बच्चे extinct होना, एक होता है मतलब खत्म हो जाना, और एक होता है कि खत्म होने वाला। तो threat of extinction का मतलब है कि ये वाली स्पीसीज क्या होने वाली है, कितनी है, 15,500। तो ये भी आप बगल में लिख लेना कि 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। उसमें से 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नो स्पीसीज इन द वर्ल्ड। कौन कौन सी हैं, जो 15,500 है, इसमें से परसेंटेज दे दिया है। 12% बर्ड्स की है, 23% मैमल्स की है, 32% एम्फीबियन है और 31%। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज एक्सटेंशन का किसका है, एम्फीबियन का, 32%। ठीक है, मतलब आ रहा है ना क्वेश्चन 32। तो तुम लोग यही मत सोचना कि हम बच जाएंगे, कोई बचने का चांस ही ना। हमारे कुछ स्टूडेंट्स आज आज तो नहीं है, कल एग्जाम, एग्जाम तो कल है, आज से ये मन ही नहीं था। बच्चे बहुत पछताएंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, याद रखना कि जब कोई बोलता है या कुछ लिखता है तो दिमाग में ज्यादा समय के लिए रुकता है, ना कि जब तुम खुद से पढ़ते। चीज है ना, ये बहुत नुकसान करेगा जो बच्चे रियली सीरियस हैं एग्जाम के लिए और वो कर नहीं रहे। ओके, फ्रॉम नेक्स्ट बच्चे आ जाओ। तो ये पूरा याद रखना कि 15,500 स्पीसीज है, जिसमें से 12% बर्ड्स की हैं, 23% मैमल्स की हैं, 32% एम्फीबियन है, 31% जिम्नोस्पर्म। फ्रॉम स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड। कौन सी स्टडी कर रहे हो, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल्स रिकॉर्ड। आप हिस्ट्री ऑफ लाइफ स्टडी कर रहे हो ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स। ठीक है, we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier। बात समझ आ रहा है कि जब आप हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ अर्थ लॉन्ग टर्म में स्टडी करते हो, तो ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हुआ है, लॉस ऑफ स्पीसीज हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार होने जा रहा है। इस तरह का लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत बार हो चुका है। उसको क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन। तो ये लिखा है फ्रॉम स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एक क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, ये जो मास एक्सटिंक्शन है, आपको आपने किस हिसाब से इसको पढ़ा, मास एक्सटिंक्शन को मतलब किस बेस पे आप बोल रहे हो कि मास एक्सटिंक्शन। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स, ये तो लिखा ना कि फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स we learned that large scale loss of species like the one we are currently witnessing have also happened earlier, even before humans appeared on the scene। फालतू में ह्यूमन को दोष दिया जा रहा है, तो पहले भी हो चुका है। नहीं, ह्यूमन जैसी स्पीसीज पहले भी थी, इस बार ह्यूमन है, इसके पहले कोई और था, लाइक डायनासोर्स। ठीक है, तो even before human appeared on the scene during the long period 3 billion years। ठीक है, जो अभी 3 billion years जो अर्थ में लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, since the origin and diversification of life on earth there were 5 episodes of mass। ये यार अंडरलाइन करो, कितने एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, 5।
ठीक है, तो ये कौन सा एक्सटेंशन होगा बच्चे? 6th एक्सटेंशन इज रनिंग, होगा नहीं, इट इज रनिंग। ठीक है, हाउ इज द 6th एक्सटेंशन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड, मतलब कि जो प्रीवियस एपिसोड हुए हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट होगा। ठीक है, द डिफरेंस इज द रेट, मतलब कि हम इवॉल्व भी तो ज्यादा है, दिमाग भी तो हमारे पास ज्यादा है, तो रेट भी तो जो एक्सटेंशन की होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, द करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than in the pre-human times and our activities are responsible for the faster। ठीक है, कितना 1000 to 100 to 1000 times। Ecologists warn that if present trends continue, nearly half of the all species on Earth might be wiped out within the next 100 years। ठीक है, अगले 100 years में कितनी हो जाएंगी, हाफ ऑफ द स्पीसीज क्या हो जाएंगी। तो बच्चे इस पैराग्राफ में मास एक्सटेंशन कितनी बार हो गया है ये, या कौन सा मास एक्सटेंशन रनिंग है, ये पूछ सकता है, यही ज्यादा है। बाकी स्टोरी याद रखना, मेरी स्टोरी याद रखना, 100,000 टाइम कभी भी याद आ जाएगा। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा 100 to 1000 टाइम्स। कैसे पता लगा कि मास एक्सटेंशन पीछे भी हुए हैं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ जब स्टडी करते हो बेसिक बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, इन नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। अच्छा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या होगा, उसके नुकसान क्या है, जो प्लांट प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगा, कैसे, पॉलिनेशन घटेगा। ठीक है, लोवर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन, मतलब जो आपका क्लाइमेट है उसका जो रेजिस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, या जो स्पीसीज हैं डिफरेंट जो बची रह गई हैं उनका जो इन्वायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिव वाटर यूज द पेस्ट एंड। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये नुकसान है बच्चे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस आपका एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन या ड्रॉट के लिए घटेगा, इकोसिस्टम की जो डिफरेंट फंक्शनिंग है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, आ गए ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेज पे, पर टाइम हमारे पास 9 मिनट, 2-4 मिनट और ले लेंगे। ठीक है, तो हम आ गए बच्चे लॉस ऑफ कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस पे। ठीक है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, इसमें से एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी के मतलब पूछा था कौन सा नहीं है, तो उसमें से 4, ये कितने हैं 1 2 3 4, उसमें से एक गायब करके कोई और इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो 4 काजेज हैं इनको बोलते हैं एविल क्वार्टेट। क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 मेन रीजन है, दैट 4 मेन रीजन इज नोन एज एविल क्वार्टेट। ठीक, क्वार्टेट। ठीक है, तो the accelerated rate of species extinction that the world is facing now are largely due to human activities। किसकी वजह से है, human activities की वजह से। There are 4 major causes। ठीक है, the Evel quartet is sobriquet used to describe them, मतलब एविल क्वार्टेट, इन चारों को एक साथ बोलने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, एविल क्वार्टेट। पहला क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एंड फोर्थ वन इज को, मतलब एक स्पीसीज थी वो एक्सटिंक्ट हुई, जो दूसरी स्पीसीज उस पर डिपेंड थी, मतलब हम तो जाएंगे तुमको भी ले जाएंगे। ठीक है, तो ये को एक्सटिंक्शन। तो हैबिटेट लॉस का तो आपको पता ही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। The most dramatic example of habitat loss came from the tropical rainforest। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपसे पूछ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इनिशियली कितना कवर करता था, 14%। ठीक है, These rainforests now cover no more than, अभी हालत क्या हो गई है कि इनका जो एरिया हो गया लेस देन 6% बचा है, मतलब आधे से ज्यादा क्या हो गया, लॉस। They are being destroyed fast. By the time you finish reading this chapter, 1000 more hectare of rainforest would you been lost। कह रहा है कि जब तक तुम ये चैप्टर पढ़ रहे होगे
1000 हेक्टेयर और लॉस हो चुका होगा। अब पता नहीं कितने 1000 हेक्टेयर हो गए हो जब तुम आज पढ़ रहे हो। ठीक है, ये करीब करीब 10 साल पुरानी एनसीईआरटी है। ओके, जो डेटा है 2014 के पहले लिखा गया है। ठीक है, द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, फिर से वहीं पे आ गए ना, यहीं पे लिखा है ना, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लेनेट, harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soybeans or for conversion of grassland for raising beef cattle। ठीक है, किसके लिए? सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए और ग्रासलैंड for raising beef cattle। Besides total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक पर्टिकुलर जगह पे स्पीसीज रह रही थी, वहां पे उन्होंने, आपने क्या किया? डिस्ट्रक्शन किया, तो कुछ स्पीसीज निकल के कहीं और चली गई, किसी और हैबिटेट, पर वहां पे वो सरवाइव ठीक से नहीं कर। एक तो फ्रेगमेंटेशन तो हो गया, एक जगह से वो दूसरी जगह चली गई, पर वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी, तो धीरे धीरे क्या होने लगे? एक्सटिंक्ट होने लगे। ठीक है। Besides the total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. And large habitats are broken up into small fragments due to various human activities. Mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory birds are badly affected, leading to population declines। कुछ नहीं है बच्चे, जो ऊपर वाला बता दिया वही important है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब बताओ कि तुम्हारे पास एक बाग है, वहां पे सपोज कर लो कि मतलब कुछ आप ग्रो करा रहे हो, उसको आप ज्यादा एक्सप्लॉयट करने लगे। ठीक है, या सपोज कर लो वाइल्ड एनिमल्स में बात कर रहे हैं तुम लोग, शायद नॉन वेज, वहां पे सपोज कर लो कि 1000 डियर, अब तुम उनको मार मार के खाने लगे। तो अगर एक तो होता है नॉर्मल रेट से खाना, और तुम सोच लो कि नहीं नहीं भर ले, आगे पता नहीं क्या होगा, तो क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा। उनका जो ब्रीडिंग पैटर्न है वो फुलफिल नहीं कर पाएगा आपकी डिमांड को, और वो रेस क्या हो जाएगी? ये क्या हुआ? इसको बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, ये लिखा है ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर। ह्यूमंस किस पे डिपेंड करते हैं? फूड और, ठीक है, बट व्हेन वी नीड टर्न्स टू ग्रीड, मतलब जब आपकी आवश्यकता किसमें बन जाए? चेंज हो जाए ग्रीड में, लोलुपता, इसी को बोलते हैं लोलुपता। ठीक है, जरूरत से ज्यादा, ठीक है, हाँ, लोभ। ठीक है, इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्शंस इन द लास्ट 500 years वर ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉय, मतलब कि लास्ट 500 years में जो एक्सटिंक्शन हुआ है वो समहाउ कहीं ना कहीं से किससे रिलेटेड है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल दिया है, इन एग्जाम्पल को आप कर लो अंडरलाइन। ध्यान में रखना, पूछेगा कि ये जो काउज का एक्सटेंशन हुआ है, स्टीलर सी काउ या पैसेंजर पिगन का, ये किसकी वजह से हुआ है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ठीक है, प्रेजेंटली मेनी मैरीन फिशेज पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, endangering the continued existence of some commercially important species। मतलब मैरीन फिशेज में आप करते जा रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉइट का क्या होगा? तो उनका ब्रीडिंग से वो उतना नंबर फुलफिल नहीं कर पाए, तो अगर उनका क्या नहीं हुआ, पॉपुलेशन नहीं हुआ, नंबर कम होता चला गया, उनका कांटेक्ट नहीं हुआ एक दूसरे के साथ में, तो रिप्रोडक्शन भी घटेगा। रिप्रोडक्शन घटेगा तो क्या होगा? आप एक्सप्लॉइट करते ही चले जा रहे, तो तो खत्म हो जाएगी ना। वही चीज बोल रहा है मरीन फिशेस के बारे में। तो लिखा प्रेजेंटली मेनी मरीन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड ओवर हार्वेस्टेड, endangering the continued existence of some commercially important species। थर्ड है आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species। कहानी में अभी अभी बता चुका हूँ कुछ देर पहले। ठीक है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है नाइल पर्च का। ठीक है, introduced into Lake Victoria in East Africa led to eventually the extinction of ecologically unique assemblage of more than 200 species of चिचलिट फिश इन लेक। किसको एक्सटिंक्ट कर दिया? चिचलिट फिश। ठीक है, किसकी वजह से?
नाइल पर्च की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा पूछा जा चुका है एक बार, इसको आप याद रखना। ठीक है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एनवायरमेंटल डैमेज काज्ड एंड थ्रेट पोज्ड टू आवर नेटिव स्पीसीज बाय इन्वेजिव वीड स्पीसीज। मतलब एक तो एग्जांपल आपका एनिमल एक्सटिंक्शन से था, दूसरा है प्लांट एक्सटिंक्शन में। तो आपको पता है कि बंगाल में इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला गया, कि कॉर्निया को हम ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए इंपोर्ट किए थे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसकी इन्वेसिव ग्रोथ, चूंकि इसका नेचुरल प्रेडेटर था नहीं, तो इसने क्या कर लिया, जो वाटर बॉडीज थी वहाँ पे भर गया। क्योंकि इसका ये वाटर बॉडी में इतना तेजी से ग्रो क्यों किया, क्योंकि ये वेजिटेटिव, बहुत फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता था। किसके थ्रू करता था, ऑफसेट्स के थ्रू करता था। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऊपर से इसने पूरी लेयर को क्या कर लिया, कवर कर लिया। नीचे ना ही लाइट जा रही, ना ढंग से एयर जा रही, एयर जो जा भी रही है इसकी रूट्स क्या कर रही है, उसे उसको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रही है। तो बेसिकली जो फिशेस थी वो मरने लगे। और टेरर ऑफ बंगाल इसलिए बोला गया क्योंकि जो फिशेस थी, मतलब जो बंगाल के जो लोग हैं उनका जो स्टेपल फूड है दैट इज द फिश, इस वजह से उनको ज्यादा अफेक्ट किया। ठीक है, उनका जो इकोनॉमिक का भी एक बहुत बड़ा वो है, सोर्स है, वो भी क्या है, फिश है। ठीक है, तो इस वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला गया। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, एक और कैटफिश का एग्जांपल दे रहा है, क्लैरियस गैरियपेंसिस, सॉरी गैरियपिना, क्या है यार, गैरीपेनस। ठीक है, फॉर द एक्वाकल्चर पर्पज इज पोजिंग अ थ्रेट ऑफ इंडिजिनस कैटलफिश इन आवर रिवर्स। तो ध्यान में रखना, अभी तक ये वाला नहीं पूछा गया, कौन सा, लास्ट वाला। ठीक है, क्लैरियस गैरियपाइनस। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा तो है कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास किसको बोलते हैं, पार्थेनियम को। लेंटाना, लेंटाना जो है क्या कहते हैं, वाटर हैसेंट। ये सारे हैं, इनको याद रखना। को एक्सटिंक्शन, मैंने अभी इसकी भी स्टोरी बता दी कि एक स्पीसीज के साथ दूसरे का खत्म हो जाना। ठीक है, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज बिकम एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब जो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो एक जाएगा तो दूसरे को भी ले जाएगा। ठीक है, व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। अनदर एग्जांपल इन द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर में, को इवोल्यूशन में जो भी चीजें को इवॉल्व हो रही, तो अगर वो एक्सटिंक्ट हुई तो वो भी क्या होंगी, को एक्सटिंक्शन होगी। को इवॉल्व होने वाली चीजें सारी क्या होंगी, चाहे वो पैरासाइट होस्ट रिलेशन हो, चाहे आपका सिम्बायोसिस हो। ठीक है, ये सब क्या होंगे, साथ साथ होंगे। तो बच्चे ये मैंने आपका खत्म कर दिया। अब है सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, वाई एंड अभी आगे पढ़ाना ठीक नहीं है। कब से क्लास है आपकी, नेक्स्ट क्लास। ठीक, अभी क्या करोगे, अच्छा 2 क्लासेस चलेंगे, एक उधर भी चलेगी एक उधर चलेगी, तो क्लास खाली है। चलो ये ऑलमोस्ट काफी बड़ा पार्ट खत्म, बहुत स्पीड पे चला, बहुत खत्म कर दिया। घर से पढ़ के आना अगर टाइम मिलता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि और चाहे नया पढ़ना चाहे ना पढ़ना, पुराना रिवाइज जरूर करना है, अदरवाइज बच्चे कुछ फायदा नहीं है। सब साइड में लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइड में लिखते जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, ये ज़्यादा देर के लिए नहीं है, 15-20 मिनट का और है। और इसके अलावा हमारा है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्वेश्चन तो आते ही हैं बच्चे, जो समझाने वाली चीज़ है वो सिर्फ 2 ही 3 है, बाकी सब रट्टाफिकेशन है। ठीक है, जैसे बायोमैग्निफिकेशन है, यूट्रोफिकेशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये कुछ चीज़ें हैं जो समझानी है। ठीक, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तुम पहले इस पे फोकस करो, 6 नंबर के 6 क्वेश्चन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये कवर हो जाएगा, तुम्हारे पास टाइम है। ये एक रीजन था, इस वजह से मैंने पहले स्टार्ट किया है। तुम्हारा जो भी मेजर रट्टाफिकेशन है, 4 इकोलॉजी के चैप्टर, तो वो भी रट्टाफिकेशन कहने के लिए वो है, पूरा रट्टाफिकेशन। Back